नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। पिछला वीडियो में हम लोग मगध का उत्कर्ष में पढ़े हैं कि किस प्रकार मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में से उभर के एक विकसित जनपद के रूप में आया और वहाँ के शासक कितने शासक ने अपना योगदान दिया उसके बारे में देखें। तो वहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग पिछला वीडियो में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ लिए थे। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, घनानंद के दरबार में जब चाणक्य आया मदद मांगने के लिए तो उन्हें बेइज्जत करके सभा से बाहर निकाल दिया गया था। तो उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया था कि हम नंद वंश को उखाड़ फेंकेंगे। तो इसलिए उसने अपना एक योद्धा तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिल के नंद वंश का खात्मा किया और एक नए वंश की स्थापना की। वो कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए। इन राजाओं में सबसे जो प्रसिद्ध था वह चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। बाकी भी राजा थे लेकिन वह उतने फेमस नहीं हो पाए, इसलिए उनके बारे में हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश के मुख्य रूप से 4 राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और वृद्धरथ। वृद्धरथ अंतिम शासक था। वृद्धरथ भी उतना फेमस नहीं हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनका इतिहास क्या रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक का संस्थापक था। मौर्य वंश का 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का खात्मा करके मगध का राजा बना था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो जाति थी और वंश के संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ का कहना है कि वह निम्न वंश का था, कुछ का कहना है कि वह वृषल वंश के थे, वृषल मतलब निम्न ही हुआ, और कुछ का कहना है कि वह क्षत्रिय थे। तो देखते हैं। चंद्रगुप्त की माता नंद के दरबार में एक शूद्र महिला थी जो निम्न वंश का संकेत देती है। वही मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाखदत्त ने लिखा है। ये याद रखने वाली चीज है। मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य एक वृषल बताया है किसने? मुद्रा राक्षस ने। वहीं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय और पिपलवा इलाके के मौर्य कबीले से बताया गया है, और जैन स्रोत में भी ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक गांव का मुखिया था। तो इसको अगर परीक्षा में पूछता है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न वर्ग का बताया है, किसने उच्च वर्ग का बताया है, तो इसके याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत महान धर्म है, तो उसने उसको ऊपर बताया है, यानी कि वो क्षत्रिय बताया है। जबकि राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? निम्न प्रवृत्ति होती है, तो उसने उसे निम्न बताया है, यानी शूद्र बताया है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसको कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने उसे महान बताया है, जबकि मुद्रा राक्षस ने निम्न वर्ग के बताया है। चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया। चाणक्य को क्या बोला जाता था? कौटिल और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल, और विष्णुगुप्त के उपनाम से भी जाना जाता था। यह परीक्षाओं में प्राय क्वेश्चन आता है। विष्णुगुप्त का चाणक्य या कौटिल्य किस प्रकार से संबंध था, तो इसको याद रखने के लिए
चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण में मैसूर तक और उत्तर पश्चिम में ईरान फारस तक प्रचार प्रसार हो गया था। बाद में वो अशोक का देखेंगे कि हम लोग कलिंग पे कैसे विजय प्राप्त किया था। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ उपनाम दिए गए थे। वो उपनाम थे एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। तो प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया था और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस नाम दिया था। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसे को भूल जाते हैं कि आखिर प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस दिया है कि सेंड्रोकोटस दिया है, जस्टिन ने दिया है। इतने नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, ऊपर नीचे भूल सकते हैं हम लोग। इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे प्लूटो एक क्या है? प्लूटो क्या है दोस्तों? प्लूटो एक ग्रह है जो अभी मान्यता प्राप्त खत्म हो गया, यानी इंड हो गया। प्लूटो एक ग्रह इंड हो गया। तो प्लूटो इंड हो गया और एंड्रोकोटस में एंड आप ले लीजिए। तो इस तरह से संबंध बना सकते हैं। जस्टिन से हम लोग याद रख सकते हैं कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, तो सभी को जस्टिस सेंड करो। सेंड्रोकोटस जस्टिस सभी को सेंड करो। इस तरह से हम लोग रेफरेंस लेके याद करेंगे तो माइंड में सेट रहेगा और आसानी से याद होगा। 1973 में सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। तो लोगों में, यूनानियों में ये कन्फ्यूजन था कि आखिर ये एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कौन आ गया मगध में। ये एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कौन है, आखिर है कौन? वो लोग तो जान ही नहीं रहे थे इस नाम से। तो लोग नहीं जान रहे थे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही उपनाम है। तो सर विलियम जोन्स ने उन्हें ये परिचित 1793 में ये परिचित किया गया कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग और आगे कुछ जानते हैं। सेल्यूकस के बारे में हम लोग बहुत भाली भांति परिचित हैं, जो सिकंदर के सेनापतियों में से एक था। 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे क्या किया? हरा दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लिया। युद्ध खत्म हुआ। शांति समझौता के तहत युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकुटर ने 4 प्रांत, वो 4 प्रांत कौन थे? काबुल, गंधार, हेरात और मकरान, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में इन 4 प्रांतों को मिला लिया। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, काका हेमा। आप डिफरेंस लेके याद रख सकते हैं कि एक आदमी और एक औरत है। जो काका एक नाम का एक आदमी है, या फिर काका, हम लोग जिसे चाचा को काका बोलते हैं, काका। और हेमा को सेल्यूकस निकुटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। तो का से काबुल और कंधार, हेमा से हेरात और मकरान। इस तरह से हम लोग रेफरेंस लेके इसको याद रखेंगे। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य साम्राज्य के राजदूत के रूप में भेजा था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है कि मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में, किसके दरबार में आया था? तो इसको हम लोग याद रखेंगे। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था, इंडिका, में मौर्य वंश और तत्कालीन भारत संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो ये भी है कि मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कुछ। जैन धर्म के अनुयायी थे भद्रबाहु ने भविष्यवाणी की कि मगध में लंबे समय तक अकाल पड़ेगा, जिसका कारण मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा
ऐसा क्यों होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर भद्रबाहु का अनुयायी बन गया। तो भद्रबाहु ने उनको जवाब दिया था कि आपने बहुत अत्याचार किए, बहुत जुल्म किए, बहुत से, इसी कारण से उसका सजा मगध के प्रजा को भुगतना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। कौन सा विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग किया? सलेखना विधि द्वारा। और कौन से जगह पे? श्रवण बेलगोला में। सलेखना विधि होता है कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना है और मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मगध का साम्राज्य बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन बना? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार का उपनाम मित्रघात और जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ हम लोग का निकल के आ रहा है, अमित्रघात किसका उपनाम था और शत्रु विनाशक किसका है, या दुश्मनों का हत्यारा भी बोला जाता था उसे। बिंदुसार को वायुपुराण में भद्रसार कहा, जबकि जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा। वायुपुराण में उसे क्या कहा गया है? भद्रसार, और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। तो इसको भी याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ABC बराबर 0। ABC बराबर क्या है? 0 है। बी फॉर बिंदु, ABC बराबर 0। तो किसमें क्या है? उसका जो उपनाम था अमित्रघात, भद्रासार और सिंहसेन। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमैकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। समझौता के लिए भेजा। बिंदुसार ने समझौता कर लिया और बिंदुसार ने सीरिया नरेश से क्या क्या मंगाया? मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक की मांग की। तो सिंपल से सब समझना है कि क्या क्या जुगाड़ किया भाई। तो शराब चखना और दार्शनिक, तो शराब चखना का अरेंजमेंट तो कर दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। एंटियोकस ने कहा कि मीठी शराब और सूखे अंजीर तो मैं भेज दूंगा, लेकिन यवन का जो नियम कानून है उसके अनुसार से हम दार्शनिक को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यवन का कानून दार्शनिक को बेचा नहीं जा सकता। यवन के कानून के अनुसार दार्शनिक को बेचा नहीं जा सकता। बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। इसको भी याद रखना है। बिंदुसार का बड़ा बेटा कौन था? सुसीम था। अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं, बिंदुसार के दरबार में एक सैनिक आया और उन्हें बोला, महाराज तक्षशिला में विद्रोह हो गया, सुसीम को भेजो। सुसीम उनका बेटा का नाम था, बड़ा बेटा सुसीम था, जो उन्हें बहुत प्रिय था। लेकिन उसका बेटा इस युद्ध को दबाने में असफल रहा। तब बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक, जो उस समय अवंती के राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल तो कौन था? अशोक था। उस समय तक अशोक वहाँ का अवंती का राज्यपाल था। उसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अशोक ने बड़े क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। उस विद्रोह को बड़े क्रूरतापूर्वक खत्म किया और वापस, जब तब तक इधर बिंदुसार का तबीयत खराब हो रहा था, बिंदुसार का मृत्यु होने वाला था, तो अशोक को पता चला कि सुसीम को वहाँ का राजा बना दिया जा रहा है, मगध का राजा सुसीम को बना दिया जा रहा है। अशोक को लगा कि मेरे साथ तो विश्वासघात हो रहा है, हमें यहाँ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया है और सुसीम को राजा बना दिया जा रहा है, जो कि अपना अयोग्य था नहीं।
असल में बिंदुसार अपने बेटे अशोक को उतना प्रिय नहीं था। वो एक्चुअली में देखने में थोड़ा काला था, कुरूप था, मगर बहुत बड़े योद्धा थे अशोक। लेकिन अशोक कहाँ मानने वाला था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जब वो वापस आया वहां से तक्षशिला से लौट के, तो कई वर्षों के संघर्ष के बाद विजय हुए और वह 268 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा। इस उत्तराधिकार का युद्ध अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच में हुआ था। इसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार के सत्ता पे कब्जा किया था। किस काम का ऐसा सत्ता? महान शासक थे, अपने भाइयों को मार के राजगद्दी पे बैठा। अपन लोग अशोक के बारे में देखेंगे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था दोस्तों? उदयन ने किया था। हर्यक वंश के थे उदयन, उसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का युद्ध में भयानक मार काट, लाखों लोगों का मृत्यु हुआ। कलिंग पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? अपना साम्राज्य का विस्तार करना था अशोक को भी कुछ दिखाना था। कलिंग का भौगोलिक स्थिति, कलिंग के आसपास जो क्षेत्र है, वनों, जंगलों और समुद्र के किनारे होने के कारण वह क्षेत्र अपने आप में काफी मायने रखता था। अशोक खुद को एक महान विजेता के रूप में भी स्थापित करना चाहता था, इसलिए यह युद्ध लड़ा और काफी मार काट हुआ। लाखों लोगों का बलिदान हुआ इस युद्ध में। नतीजा क्या हुआ देखते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध बहुत ही भीषण तथा रक्त रंजित था। इसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, हजारों लोग घायल हुए। इस भयानक नरसंहार को देखकर अशोक का क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया। इतना मृत्यु देख के, लाशों का जो बोझार देखा, अशोक के मन में आया जैसे गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ था, उसी तरह अशोक का भी हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दिया? उपगुप्त ने दिया। ये थोड़ा भूलने वाली चीज है, याद रखना है कि अशोक को ऊपर किसने पहुंचाया? उपगुप्त ने। उप से ऊपर पहुंचाया मतलब बौद्ध धर्म का जो मार काट, ये सब चीजें हो रही थी, उससे ऊपर उठाया उसको और सही चीजों का दर्शन कराया कि इस सब चीज में कुछ रखा नहीं है और आप ऊपर उठिए। तो बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु थे उपगुप्त, उसी ने अशोक को ये कुछ छवि है आपका कलिंग युद्ध का। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा क्या क्या है। शिकार करना छोड़ दिया। अशोक ने क्या किया? शिकार करना छोड़ दिया, अहिंसा में विश्वास करने लगा। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी सहित महत्वपूर्ण बुद्ध स्थलों का दौरा किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अनेक देशों में अपना मिशन भेजे। श्रीलंका में अपने बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को भेजे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और अशोक ने अपना एक नीति बनाया, धर्म नीति। ये कोई धर्म नहीं था, जबकि सभी धर्मों से संग्रहित किया गया कुछ अच्छी बातें था
जिसे अशोक ने अपनाया और उसे लोगों को पालन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको पालन करना ही करना है, लोगों से अनुरोध किया। तो हम लोग अशोक की धम्म नीति के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक नैतिक और सामाजिक नीति थी जो कलिंग युद्ध के बाद अपनाई गई थी। यह न तो कोई धर्म था, न ही किसी खास धार्मिक संप्रदाय का प्रचार करना इसका कोई मकसद था। यह एक ऐसी नीति है जिसमें सभी धर्म शामिल हैं। नैतिक नियमों को साथ लाया गया था। धर्म नीति की कुछ प्रमुख बातें, 7 प्रमुख बातें थी। माता पिता की सेवा करो, अहिंसा को चुनो, गुरु का सम्मान करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पशु बलि, त्योहारों पे फालतू का जो खर्च है उस पर रोक लगाना, खर्ची रस्मों से बचाव, खर्ची रस्मों से बचाव करने को बोला, फालतू त्यौहार को नहीं मनाने बोला है। ये ज़बरदस्ती नहीं किया गया था, ये उन लोगों से अनुरोध किया गया था। प्रशासन को जनहित में चलाना, नौकरों और कैदियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना है। जानवरों के प्रति और ब्राह्मणों को दान का भी उल्लेख किया गया है। सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता और सम्मान का भाव होना चाहिए। युद्ध नहीं, धम्म से विजय होना चाहिए, इसे धम्म विजय का नाम दिया गया है। अपने भाइयों, सगे भाई 99 भाइयों को मार के सत्ता पे काबिज हो के फिर कलिंग युद्ध में लाखों लाखों लोगों का लाशें बिछा के उसके बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ और उसमें धम्म नीति का उपाय सुझाया। धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों से विनती है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास भी ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी जानकारी, अच्छी से जानकारी मिल सके और मेरे साथ हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।